हेलो बच्चों, भौतिकी क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स की लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स का जो पेपर है बच्चों को काफी डिफिकल्ट लगता है। उस पेपर को हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है और किस तरह से हमें तैयारी करनी है, उस पर हम आज बात करने आए हैं। सबसे पहले तो बच्चों हम लोग ये सीखेंगे कि हमें मैथमेटिक्स को प्रिपरेशन करने में क्या क्या नहीं करना है। उसके बाद मैथ्स को प्रिपेयर करने के लिए क्या स्मार्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स को किस तरह से प्रिपेयर करना है, किस टॉपिक का कितना वेटेज है और हमें किस तरह से अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर करके किस सोर्स को फॉलो करना है। उसके बाद हम बात करेंगे जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है, किस तरह से हमको प्रिपरेशन में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सैंपल पेपर को कैसे सॉल्व करना है। इसके अलावा पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके साथ लास्ट में आप लोगों के लिए है कुछ मोटिवेशन और कुछ फाइनल टिप्स। तो चलो बच्चों, इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो चलो बच्चों, बिना समय को व्यर्थ गवाए हम अपनी स्ट्रैटेजी पे आते हैं। बच्चों, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचना है, ठीक है। अब अगर पॉइंट ए से बी पे आपको पहुंचना है और आप ऐसे अगर स्ट्रेट लाइन में जाओ तो आप सही टाइम पे अपने पॉइंट बी तक पहुंच जाओगे। लेकिन वहीं अगर आप जिगजैग मैनर में इस तरह से घूम फिर के अपने पॉइंट पे पहुंचो तो आप पहुंच तो जाओगे लेकिन आपको टाइम ज्यादा लगेगा ना। यही अंतर होता है एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से तैयारी करने में और बिना स्ट्रैटेजी की तैयारी करने में, ठीक है। तो हम स्ट्रैटेजी पे आगे बढ़ते हैं। बच्चों, ये जानने के पहले कि हमको क्या करना है, ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या नहीं करना है, ठीक है। तो मिस्टेक्स जो हमको नहीं करनी है पहले उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहली मिस्टेक, बच्चे, ज्यादातर बच्चे आप लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो, डायरेक्टली बुक खोलते हो और डायरेक्टली आप एक्सरसाइज पे आ जाते हो। बहुत गलत चीज है। आपको कभी भी डायरेक्टली एग्जांपल से या फिर एक्सरसाइज से स्टार्ट नहीं करना है। सबसे पहले आप अपनी बुक की थ्योरी को रीड कीजिए। जब तक आप अपनी एनसीईआरटी बुक की थ्योरी नहीं पढ़ोगे, उसके बाद दिए गए एग्जांपल्स को सॉल्व नहीं करोगे, आपको किस तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, ठीक है। तो हमको कभी भी एग्जांपल्स और एक्सरसाइज करने से पहले थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जब कभी भी आप कोई चैप्टर स्टार्ट किया करो, आपको सबसे पहले क्या रीड करना है, थ्योरी। देन आप उसके सॉल्व एग्जांपल को रीड करो। अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर आपको आगे चैप्टर में डिफिकल्टी होगी, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अब कई बच्चों को ये दिक्कत होती है कि सर हमारे कैलकुलेशन एरर बहुत होते हैं। अब कैलकुलेशन एरर क्यों हो रहे हैं, इसको समझिए। देखिए, आप जब स्कूल में कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप जब अपने पेपर पे इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ कैलकुलेशन आती होगी। अब बच्चों ऐसे सोचो, आपके बगल में आपका दोस्त वो भी कैलकुलेशन सॉल्व कर रहा है, लेकिन आपने उसको देखा कि उसने तो तुरंत कैलकुलेशन कर दिया। तब आप क्या सोचते हो कि अरे यार, मुझे भी तो जल्दी कैलकुलेशन करना है, तो मैं फटाफट अपने माइंड में कैलकुलेशन कर लूं क्या। बहुत गलत चीज है। बच्चों, हम बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे एक्यूरेसी का बहुत मैटर है। अगर आप सॉल्व सही कर रहे हो लेकिन फाइनल आपने जो आंसर निकाला वो गलत निकाला तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। इसलिए जिन बच्चों की कैलकुलेशन थोड़ी वीक है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी कैलकुलेशन को प्रॉपरली लिखा करो, उसको माइंड में करने की कोशिश मत करो, ठीक है। इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और आपका आंसर भी सही आएगा। अपने आप को कंपेयर कभी मत करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। स्किपिंग एनसीईआरटी एग्जांपल्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस पॉइंट पे तो मैं कितना भी स्ट्रेस दे दूं फिर भी कुछ बच्चे मेरे से ये पूछने आ जाएंगे सर मैं कौन सी बुक लगा लूं। अरे बच्चों, अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 मैथ्स में लाना है और आप इस मंथ में खड़े हो, इस टाइम पे खड़े हो, तो बच्चों एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स हैं और लास्ट 5 इयर्स के जो क्वेश्चन है, अगर आप उनको स्किप करके जा रहे हो तो फिर आपको बड़ा नुकसान होने वाला है, ठीक है। आपका प्राइम सोर्स क्या होना चाहिए, आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप इनको अच्छे से कर लोगे तो आप डेफिनेटली स्कोर पे अच्छे से पहुंच सकते हो, ठीक है। अब ये गलतियां तो हमने देख ली कि हमें क्या क्या नहीं करना है, आप समझ गए। अब हम आगे चलते हैं कि सर आप इतनी देर से बात कर रहे हैं, मुझे स्ट्रैटेजी तो बताइए किस तरह से मुझे फुल मार्क्स मिलेंगे मैथ में। तो बच्चों, ये स्ट्रैटेजी केवल ज्यादा मार्क्स लाने के लिए नहीं है, फुल मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉर फुल मार्क्स। बच्चों, यहां पे मैंने वर्ड लिखा है स्मार्ट। क्यों सर, आपने स्ट्रैटेजी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि स्मार्ट स्ट्रैटेजी मतलब हमें जब अपने गोल तक पहुंचना है, अगर हम जिगजैग होके जाएंगे तो गोल पे तो पहुंचेंगे लेकिन क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए हमको क्या फॉलो करनी होगी, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी, ताकि हम अपने गोल पे जल्दी से जल्दी और मोस्ट एफिशिएंट वे में पहुंचे। समझ में आया? अब इस स्मार्ट स्ट्रैटेजी में क्या हमको सीखना है? सबसे पहला पॉइंट, हमको अपने चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करना है अकॉर्डिंग टू द वेटेज एंड डिफिकल्टी। बच्चे अक्सर मेरे से ये बोलते हैं सर मुझे ज्योमेट्री में बड़ी दिक्कत है,
मैंने बोला ठीक बात है। और एक और चैप्टर है जिसमें बच्चों को दिक्कत होती है, वो कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्री। आपने भी फेस किया होगा ना ये डिफिकल्टी ट्रिग्नोमेट्री में और ज्योमेट्री में। तो बच्चों इससे डरो मत। अभी आपको जब भी तैयारी करनी है, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री हालांकि वेटेज वाले टॉपिक हैं लेकिन डिफिकल्ट भी लगते हैं आपको, तो क्यों ना हम बाकी टॉपिक्स को पहले कर लें और लास्ट में जाके इनको करें। यानी कि हमको अपने टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। यदि आप टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम इनको दोगे और आपके बाकी के टॉपिक्स रह जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमेशा आपको वेटेज और डिफिकल्टी के हिसाब से अपने टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना है। सर लेकिन इसमें हमको समझ में नहीं आता है, हम किस तरह से प्रायोरिटाइज करें? तो उसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। बच्चों इस टेबल को ध्यान से देखो। ये टेबल आपके मैथ सब्जेक्ट के यूनिट्स, उनके चैप्टर्स और उनके अलॉटेड मार्क्स को दर्शा रही है। ठीक है, अब इसमें हमको क्या समझना है, ध्यान से देखिएगा। बच्चों हमारा पूरा ध्यान कहां पे लगा रहता है? एक तो ज्योमेट्री पे और एक ट्रिग्नोमेट्री पे। इसमें हम परेशान होते रहते हैं। लेकिन क्या आपने महसूस करा कि जो ये पहला चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम, इसमें केवल 2 ही एक्सरसाइजेस हैं जो इजी हैं और हम उसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। भाई याद करो, नंबर सिस्टम में जो रियल नंबर्स है उसमें केवल एचसीएफ एलसीएम के सवाल और नंबर्स की इर्रेशनैलिटी प्रूफ करने के सवाल, यही 2 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे आप पूरे 6 मार्क्स कवर कर सकते हो। तो बच्चों ये वाला चैप्टर पहले करना चाहिए या ज्योमेट्री? आप समझ रहे होंगे बात को, है ना? इसी प्रकार बच्चों जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, बहुत आसान चैप्टर है। इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से कर लेते हो, कम से कम टाइम में हो जाएगा और आपको ये चैप्टर भी 6 मार्क्स देगा। इसी प्रकार बच्चों स्टैटिस्टिक्स हो गया और आपका अलजेब्रा हो गया। अगर आप पहले इन चैप्टर्स को करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको लगेगा कि अरे मैंने इतने सारे चैप्टर्स कर लिए हैं। उसके बाद ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री भी आपको आसान लगने लगेगा। बात समझ में आई? तो इसलिए एक लिस्ट बनाओ अपने कंफर्ट के हिसाब से, जो चैप्टर तुम्हें आसान लगता है और उसका वेटेज भी है, पहले उसको पढ़ो। उसके बाद में जो चैप्टर तुम्हें डिफिकल्ट लगे उस पे आना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं सभी को? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है भाई? कंप्लीटिंग द एनसीईआरटी थ्योरी एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइजेस। अगेन ये वाला पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बच्चे क्या सोचते हैं कि सर मैं कौन सी बुक लगा लूं। अरे भाई तुम्हारी जो प्राइम टेक्स्ट बुक है वो कौन सी बुक है? एनसीईआरटी। अगर आपको बोर्ड्स में फुल मार्क्स लाने हैं तो आपको कोई दूसरी बुक करने की जरूरत नहीं है बच्चों। आप इस टाइम पे केवल एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़िए, उसके एग्जांपल्स को लगाइए और एक्सरसाइजेस को पूरा सॉल्व कर लीजिए। इस एनसीईआरटी बुक को तुम जितनी बार लगा सकते हो उतनी बार लगाओ। इसमें से तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे और तुम्हें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। लेकिन फिर भी एनसीईआरटी के अलावा अगर तुम्हारी इच्छा है कि मुझे और प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? सॉल्विंग द लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स। समझ में आई बात? जैसे किसी बच्चे के मन में आए कि सर मैंने एनसीईआरटी तो पूरी सॉल्व कर ली लेकिन फिर भी मुझे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो मैंडेटरी है बच्चों कि तुम्हें लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन तो लगाना ही है। उससे क्या होगा, तुम्हें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रैक्टिस हो जाएगा और जब तुम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन लगा लोगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तुम्हें यह लगने लगेगा कि अब मुझे कोई दूसरा सोर्स करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है बच्चों? सैंपल पेपर लगाना। सर ये सैंपल पेपर लगाना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है। देखो होता क्या है, जब हम वैसे पढ़ रहे हैं तो हम अपने आप हिसाब से ही पढ़ रहे हैं। हमने एनसीईआरटी पढ़ ली, एनसीईआरटी हमने फिनिश कर दी, उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा दिए। सर ये दोनों करने के बाद भी जब भी मैं अपने स्कूल में एग्जाम देने जाता हूं या जाती हूं तो प्री बोर्ड में सर मेरे नंबर काफी कम आए। मैं मेहनत बहुत अच्छे से करता हूं लेकिन फिर भी मेरे इतना मेहनत करने के बाद भी एग्जाम में कम नंबर आ रहे हैं। उसका क्या रीजन है सर? बच्चों हो सकता है कि आप पूरी मेहनत तो करते हो लेकिन फिर भी आप एग्जाम कंडीशंस में प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो। उस वजह से जब आप एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को फेस करते हो तो आपको क्या लगता है, आप पैनिक कर सकते हो और नया क्वेश्चन देखने के कारण आपको जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो भूल सकते हो। इसके लिए क्या जरूरी है बच्चों? इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप एग्जाम के जैसी कंडीशंस बनाइए। उस एग्जाम जैसी कंडीशन बना के उसमें आप अपने पेपर्स को सॉल्व कीजिए। तो सैंपल पेपर तो हमको सॉल्व करना है लेकिन क्या सर हम इनको लेट के बिस्तर पे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको इसको कैसे सॉल्व करना है? विद इन द टाइम लिमिट। अपने मम्मी पापा को, बड़े भाई बहन को या दोस्त को सामने बैठाओ, एक टाइमर लगाओ, 3 घंटे का टाइम लगा के आपको हर एक सैंपल पेपर को सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, आगे बढ़े। अब यहां तक तो हमने ये देख लिया बच्चों कि हमें तैयारी किस तरह से करनी है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो क्या है?
कि सर तैयारी हमने कर ली, लेकिन जब हम पेपर लिखते हैं तब हमारे साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उसके लिए हमको क्या सीखना जरूरी है कि जब हम पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमें अटेम्प्ट किस तरह से करना है। ठीक है, इसके बारे में बच्चों पहला पॉइंट, कई बच्चे क्या करते हैं, पेपर उनके सामने आया और वो एकदम से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, चाहे आगे से सॉल्व करना शुरू करें या फिर केस स्टडी वाले क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरू करें। ऐसा नहीं करना है। पहले तो पेपर जब आपके हाथ में आया उसको देखो तो सही कि पेपर में क्या क्या पूछा गया है। तो पहले 10 मिनट तो कम से कम पेपर को आप स्टडी किया करो। स्टडी कैसे करना है, देखा करो कि मेरे पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। अब आपको इन सारे क्वेश्चंस को देखना है कि और इनमें से जो जो इजी क्वेश्चंस हो उनको आप मार्क कर लीजिए। आप जब इजी क्वेश्चंस देखते हो, उनको मार्क कर लेते हो, तो आपको पहले ही कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने लग जाओगे, हो सकता है पहला ही सवाल डिफिकल्ट हो। अगर पहला सवाल ही डिफिकल्ट हुआ और आपसे नहीं बना तो आपका मोरल डाउन होता है। इससे बेहतर है कि हम पहले क्वेश्चन पेपर को 10 मिनट पढ़ लें, पढ़ने के बाद उसमें हम मार्क कर लें कि ये क्वेश्चन ईजी है, इसको मैं तुरंत कर सकता हूं, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट है जिसको करना तो मुझे आता है लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, ऐसे आप स्ट्रेटेजी बना के अगर पेपर को अटेम्प्ट करोगे और इजी क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और बाकी का पेपर भी आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये वाला पॉइंट मैंने आपको भी बता दिया बच्चों कि आपको पहले कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पहले आपको इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, आपको मार्क करना है और पहले वही करना है जो आता है। इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर बाकी का क्वेश्चन पेपर भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, डरना नहीं है। अगला पॉइंट बच्चों, एक और चीज जिसमें कई बच्चे लैग करते हैं वो है प्रेजेंटेशन स्किल्स। सर प्रेजेंटेशन से क्या आपका मतलब हैंडराइटिंग है? देखो, हैंडराइटिंग का मैटर तो है, हैंडराइटिंग मैटर करती है, लेकिन हैंडराइटिंग से भी ज्यादा मैटर करता है क्या, वो है आपका प्रेजेंटेशन स्किल। मान लीजिए आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी ऊपर नीचे है, लेकिन अगर आप उन्हीं चीजों को क्लियरली लिखेंगे, बहुत अच्छे से लिखेंगे, तो भी आप फुल मार्क्स फेच कर सकते हैं। कैसे? कई बच्चे जब कोई, मैं एक एग्जांपल देता हूं, कई बच्चों की आदत होती है जल्दी जल्दी में इस तरह से एक्स बना देते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये एक्स है कि एन है, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और कई बच्चे तो इसी को एन मान के पेपर में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए बच्चों लिखो, आराम से लिखो और क्लियरली लिखो। अब सर हम एग्जाम में डायरेक्ट जाके अगर लिखेंगे तो गलती होगी ना। इसलिए आपको याद है, अभी पहले मैंने आपको बताया था कि सैंपल पेपर सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ऐसी गलतियां नहीं होंगी। दूसरी बात, प्रेजेंटेशन किस तरह से हम अच्छा कर सकते हैं, समझो। जब आप कोई भी आंसर लिखते हो, आपने कोई आंसर लिखा, जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है उसको हमेशा एक बॉक्स में डाल दिया करो। जैसे कि मान लीजिए मेरा आंसर आया 2.14। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन में मैंने जो 2.14 लिखा है, अगर मैं उसको इस तरह से बॉक्स में लिख के साइड में ऐसे धीरे से ऐसे आंसर लिख दूं, वही जो मैंने चीज लिखी थी अब वो थोड़ी अच्छी लगने लगी है। ठीक है, अब इसके अलावा जितने भी फॉर्मूलाज आपके क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं वो आपको जरूर लिखना है बच्चों। खासतौर पे मेंसुरेशन चैप्टर हो गया, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हो गया, जो भी फॉर्मूला आप लगा रहे हो आपके क्वेश्चन में, आप उसको लिखा जरूर करो। ओके, एंड जहां पर भी नेसेसरी है वहां पे आपको डायग्राम जरूर बनाना है। मैंने कई बच्चे देखे, होता क्या है, कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है जो जिसका आंसर उनको रटा हुआ होता है। अब वो जल्दीबाजी में पूरी कैलकुलेशन तो लिख देते हैं लेकिन डायग्राम बनाना भूल जाते हैं, इसलिए फिर उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। इसलिए बच्चों जहां पे भी नेसेसरी है वहां पे आपको क्या बनाना जरूरी है, डायग्राम बनाना जरूरी है। ये वाली बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन पे भी हमने काम कर लिया। अब लास्ट पॉइंट क्या है आपका, सेव टाइम बाय अ क्लीन रफ वर्क। सर यहाँ पे तो आपने बड़ी गड़बड़ कर दी। कैसे गड़बड़ कर दी? सर आप कह रहे हो क्लीन और फिर आप कह रहे हो रफ। अरे बच्चों, रफ वर्क आप समझ रहे हो, जब भी आप किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन करते हो तो आप अपनी आंसर शीट में जो लास्ट पेज है वहां पे कैलकुलेशन कीजिए। अब मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व करा, उसमें आपको कुछ कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी, तो आप इस लास्ट पेज को इस तरह से डिवाइड कर दीजिए और यहां पर आप पहले क्वेश्चन का रफ वर्क कर दीजिए, यहां आप दूसरे क्वेश्चन का रफ वर्क लिख दीजिए और इसको बच्चों क्लियरली लिखो। कई बच्चे क्या करते हैं, एकदम मिक्स करके इसको लिख देते हैं और फिर जब बाद में आपको चेक करना होता है तो आपको समझ में नहीं आता कि हमें कैसे चेक करना है। तो एक प्रैक्टिस करने से क्या होगा, कभी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहा कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है, तो आप तुरंत उस क्वेश्चन को विजिट करके उसका रफ वर्क चेक कर सकते हो कि मैंने कैलकुलेशन ठीक की थी कि नहीं की थी। बात समझ में आई सभी को? इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे। चलो बच्चों, इतनी देर आपसे बात करके काफी अच्छा लग रहा है मुझे, पर कुछ फाइनल टिप्स की बात करना तो जरूरी है ना। एक प्रॉब्लम जो आप फेस करोगे वो है टाइम मैनेजमेंट। सर टाइम मैनेजमेंट कैसे? काफी बच्चों ने फेस किया होगा कि मैथ्स का पेपर थोड़ा लेंदी आता है। तो मैथ्स का पेपर लेंदी आता है, उसको हम कैसे मैनेज करें?
मैंने जैसा कि बताया, पहले 10 मिनट तो आप पेपर को ध्यान से पढ़िए, उससे आपको समझ में आएगा कि हमें कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कौन से छोड़ने हैं। छोड़ना कुछ भी नहीं है, उस समय के लिए छोड़ने हैं। और डिफिकल्ट क्वेश्चन को कब अटेम्प्ट करना है? पेपर के लास्ट में। तो टाइम मैनेजमेंट आप कैसे सीखोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके, सैंपल पेपर को टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करके आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? अगला पॉइंट, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। बच्चों, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आपने ऐसा फेस करा है कि आप तो पढ़ाई कर रहे थे और आपको एकदम से फोन आ गया, दोस्त का फोन आ गया, दोस्त बोल रहा है, अरे भाई मैंने उस क्वेश्चन का ये वाला क्वेश्चन, उस बुक का ये वाला क्वेश्चन लगाया था, तो तुमने किया क्या? और आप डर जाते हो कि अरे यार मेरे से तो एनसीईआरटी ही मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, ये पता नहीं कौन सी बुक सॉल्व कर रहा है। तो बच्चों, ऐसे घबराना नहीं है। हर बच्चा अपने हिसाब से रिसोर्स को फॉलो करता है। मैंने जो आपको रिसोर्सेज बताए हैं, आप केवल उसी पे भरोसा रखिए। अगर आप उसको फॉलो करोगे, गारंटी के साथ आपके फुल मार्क्स आएंगे, इसमें कोई आपको डाउट की बात नहीं है। समझ में आया? तो कभी भी अपनी प्रिपरेशन को आप किसी दूसरे से कंपेयर मत करना। हो सकता है कोई थोड़ा सा तेज हो सकता है किसी को चीजें जल्दी समझ में आ जाती हो, आपको थोड़ा स्लोली चीजें समझ में आ रही हैं, कोई बात नहीं। टेक योर टाइम, अभी काफी टाइम है एग्जाम में, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। समझ में आई बात? तो कभी खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना है और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। स्टे कॉन्फिडेंट एंड मोटिवेटेड। देखो बच्चों, मोटिवेशन सेल्फ होना चाहिए। आप अपनी तैयारी पे भरोसा रखो और बिल्कुल बिना स्ट्रेस लिए तैयारी करो। जितना आप मेहनत करोगे उतना आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। बात समझ में आ गई? आखिर में बच्चों, आपको आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। जो एग्जाम में चाहिए ना बच्चों, वो आपके पास ऑलरेडी है। अपने आप पे भरोसा करो, जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उन पे वर्क करो। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट बच्चों।